कल्पना कीजिए एक ऐसी रानी की हम्म जिसे इतिहास की किताबों ने लगभग किनारे ही कर दिया था, हम्म लेकिन जो 1857 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की सबसे अहम आवाजों में से एक थी। सही बात है। एक ऐसी शख्सियत जिसने उस वक्त की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधी चुनौती दी। आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो है बेगम हजरत महल, जिन्हें अवध की बेगम के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है, जो ऐतिहासिक लेखों और जीवनियों पर आधारित है, बिल्कुल। वो उनके एक साधारण शुरुआत से लेकर फिर अवध की रानी बनने, 1857 के विद्रोह में उनकी जो जबरदस्त भूमिका थी, उनका नेतृत्व, साहस और आखिर में उनकी विरासत, एक बड़ा दिलचस्प सफर दिखाती है। तो आज हम यही समझेंगे कि कैसे शाही हरम की दीवारों से निकलकर बेगम हजरत महल ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग के मैदान में नेतृत्व संभाला। हाँ, मतलब किन परिस्थितियों ने उन्हें ये भूमिका निभाने पर मजबूर किया और उन्होंने इसे निभाया कैसे। बिल्कुल, चलिए इस सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है फैजाबाद से, जहां मोहम्मदी खानम नाम की एक लड़की का जन्म हुआ, लगभग 1820 के आसपास। हाँ, और कहते हैं कि उनका परिवार बहुत गरीब था। शायद उनके पिता, जिनका नाम उम्बर बताया जाता है, वो गुलाम थे। अच्छा। और उन्हें काफी कम उम्र में ही शाही हरम में खवासिन, मतलब एक सेविका के तौर पर लाया गया था। हाँ, लेकिन दिलचस्प ये है कि कैसे एक बिल्कुल साधारण पृष्ठभूमि से आने के बावजूद उन्हें न केवल शाही अदब सिखाया गया, बल्कि उन्होंने अपनी सुंदरता, बुद्धि और प्रतिभा से जल्द ही अपनी एक पहचान बना ली। हाँ, जानकारी के मुताबिक उन्हें पहले परी का दर्जा मिला। ये दरबार की खास प्रतिभाओं को दिया जाता था, जैसे नर्तकी या गायिका। अच्छा। और फिर वो महक परी बनी, जो शायद उससे भी ऊंचा दर्जा रहा होगा। उस समय अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। कला और संस्कृति के बड़े शौकीन माने जाते थे वो। बिल्कुल, और संरक्षक भी थे। उन्होंने परी खाना जैसी जगहें भी बनवाई थीं, जहां महिलाओं को संगीत और नृत्य का प्रशिक्षण मिलता था। और यहीं पर मोहम्मदी खानम की प्रतिभा ने नवाब का ध्यान खींचा। हाँ, और वो नवाब की मुतहा पत्नी बनी। ये एक तरह की अस्थाई या अनुबंध वाली पत्नी होती थी। अच्छा, मुतहा पत्नी। हाँ, और नवाब उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्हें इफ्तिकार उन निस्सा का खिताब दिया। वाह। फिर जब उनके बेटे बिरजिस कदर का जन्म हुआ, तब उन्हें हजरत महल का खिताब मिला और वो नवाब की छोटी बेगम के तौर पर स्थापित हो गई। हाँ, और सुनने में आता है कि दरबार के कुछ लोग शायद दूसरी बेगमें या घरवाले उनसे जलते भी थे। हो सकता है। लेकिन नवाब वाजिद अली शाह उन्हें काफी पसंद करते थे, तो एक सेविका से बेगम बनने तक का उनका सफर वाकई असाधारण है। बिल्कुल, ये उनकी अपनी काबिलियत और शायद किस्मत का भी कुछ मेल था। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन अवध के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा था, वो इस शाही शानो शौकत को ज्यादा दिन टिकने नहीं देने वाला था। और यहीं से अवध की कहानी में एक बहुत बड़ा और दुखद मोड़ आता है, 1856 में। हाँ, 1856, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुशासन का बहाना बनाकर पूरे अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया, जिसे एनेक्सेशन ऑफ अवध कहते हैं। बिल्कुल। नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार दिया गया और उन्हें कलकत्ता भेज दिया गया, निर्वासित कर दिया गया। और वो फिर कभी लखनऊ वापस नहीं आ पाए। कभी नहीं। कुछ सूत्रों में यह भी कहा गया है कि शायद इसी उथल-पुथल के बीच बेगम का नवाब से तलाक हो गया था। खैर, बात चाहे जो भी हो, बेगम हजरत महल ने कलकत्ता जाने के बजाय अपने बेटे के साथ लखनऊ में ही रुकने का फैसला किया। और ये फैसला उनके और अवध दोनों के लिए बहुत बहुत अहम साबित हुआ। हाँ, क्योंकि इसके फौरन बाद ही हालात बिल्कुल बदलने वाले थे। बिल्कुल, वो फैसला एक तरह से निर्णायक था। माहौल तेजी से बदल रहा था। 1857 बस दरवाजे पर ही था। हाँ, मंगल पांडे की बैरकपुर में फांसी हुई और उसके बाद विद्रोह की आग धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैली। मेरठ, बंगाल, वहां से बागी सिपाही लखनऊ की तरफ आने लगे थे। और अवध के लोग तो अपने नवाब को हटाए जाने और अंग्रेजों के कब्जे से पहले से ही बहुत नाराज थे। उनमें गुस्सा भरा हुआ था। बिल्कुल। तो जब विद्रोह की लहर लखनऊ पहुंची, तो शहर में एक नेतृत्व की जरूरत महसूस हुई। नवाब तो थे नहीं। हाँ, नवाब तो थे नहीं, तो सबकी नजरें नवाब के बेटे युवा शहजादे बिरजिस कद्र पे टिकी। वो उस वक्त मुश्किल से 12 साल के रहे होंगे। काफी छोटे थे। बहुत छोटे। और यहीं पर बेगम हजरत महल ने वो कर दिखाया जिसकी शायद किसी को उम्मीद भी नहीं थी। वो आगे बढ़ी और उन्होंने हालात को संभाला। हाँ, और ये देखना भी दिलचस्प है कि उस वक्त के पुरुष प्रधान समाज में भी
कई प्रभावशाली लोग, जमींदार उनके पीछे आ खड़े हुए। सही बात है। जैसे सरफुद्दौला, बालकृष्ण, राजा जयलाल सिंह, मम्मन खान, राजा हनुमंत सिंह, ये नाम आते हैं। ये दिखाता है कि उनमें हालात को भांपने और लोगों को जोड़ने की गजब की सलाहियत थी। बिल्कुल। उन्होंने फौरन अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कद्र को अवध का वली मतलब शासक घोषित करवाया और खुद उनकी संरक्षक बनकर हुकूमत की बागडोर अपने हाथों में ले ली। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम था उस वक्त के लिए। सोचिए, एक मुस्लिम महिला जो पर्दे के रिवाज वाले समाज से आती थी, अब खुले तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक बड़े विद्रोह का चेहरा बन रही थी। और ये सिर्फ नाम का नेतृत्व नहीं था, वो बाकायदा प्रशासन संभाल रही थीं, नीतियां बना रही थीं। हाँ। उनकी एक बड़ी शिकायत ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी सड़कें बनाने की आड़ में मंदिर और मस्जिदें गिरा रही है। उनकी तरफ से विद्रोह के बाद के दिनों में घोषणा जारी की गई थी जो अंग्रेजों के धार्मिक स्वतंत्रता के दावों की पोल खोलती है। हाँ, वो घोषणा तो कमाल की है, जिस तरह से वो अंग्रेजों के दावों को मतलब एक एक करके खारिज करती है। हाँ, उसमें साफ लिखा था, सुअर खाना और शराब पीना, चर्बी वाले कारतूस चबाना और मिठाइयों में सुअर की चर्बी मिलाना, सड़कें बनाने के बहाने हिंदू और मुसलमान मंदिर मस्जिदों को नष्ट करना, गिरजाघर बनाना, पादरियों को ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए सड़कों पर भेजना, अंग्रेजी स्कूल खोलना। इन सब के साथ लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं कि धर्म में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? क्या बात है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक गुस्सा नहीं था, ये बहुत सोची समझी रणनीति थी। बेगम ने सीधे सीधे अंग्रेजों के उस दावे पर चोट की कि वो सबके धर्म का सम्मान करते हैं। हाँ, उन्होंने हर उस मुद्दे को छुआ जो आम लोगों को, हिंदू और मुसलमान दोनों को भड़का रहा था। चर्बी वाले कारतूस, मंदिर मस्जिद। बिल्कुल। उन्होंने इस साझा गुस्से को अंग्रेजों के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने महिलाओं को भी प्रेरित किया और उनकी एक अलग सैनिक टुकड़ी भी बनाई। हाँ, ये भी जिक्र मिलता है। और वो सिर्फ रणनीतियां नहीं बना रही थीं, बल्कि मैदान में भी सक्रिय थीं। हाँ, उनके समर्थक सैनिकों ने, जिनका नेतृत्व राजा जयलाल सिंह कर रहे थे, लखनऊ के बड़े हिस्से पर फिर से कब्जा कर लिया था। उन्होंने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब के साथ भी तालमेल बिठाया। अच्छा। और बाद में वो फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह के साथ मिलकर शाहजहांपुर पर हुए हमले में भी शामिल हुई। मतलब उनकी सैन्य और प्रशासनिक दोनों क्षमताएं इस मुश्किल वक्त में निखर कर सामने आई। हाँ, इतिहासकार रोजी लेवेलिन जोन्स ने लिखा है कि बेगम हाथी पर सवार होकर खुद जंग के मैदान में जाती थीं ताकि अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ा सकें। वाह। खास तौर पर लखनऊ की ब्रिटिश रेजिडेंसी, जहां अंग्रेज अफसर और उनके परिवार फंसे हुए थे, उस पर कब्जा करने की कोशिश में उन्होंने ब्रिटिश सेना को बहुत परेशान किया। वो घेराबंदी कई महीनों तक चली थी। वाकई ये उनकी हिम्मत और नेतृत्व का सबूत है। लेकिन जाहिर है, इतनी बड़ी बगावत को ब्रिटिश सेना चुपचाप तो नहीं देखती। बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों ने सर कॉलिन कैम्पबेल जैसे अपने सबसे अनुभवी कमांडरों को भारी सेना के साथ लखनऊ भेजा। और यहाँ एक और अहम मोड़ आया, नेपाल के शासक राणा जंग बहादुर। उन्होंने अंग्रेजों की मदद के लिए अपनी गोरखा सेना भेज दी। अच्छा, नेपाल से मदद मिली अंग्रेजों को? हाँ, और गोरखा सैनिकों के आने से पलड़ा अंग्रेजों के पक्ष में झुक गया। फिर भी बेगम और उनके सैनिकों ने जबरदस्त मुकाबला किया होगा। बहुत जबरदस्त। आलमबाग, मूसाबाग, चारबाग, सिकंदराबाग, केसरबाग, इन जगहों पर भयानक लड़ाइयां हुई। लखनऊ की सड़कों पर घमासान मचा रहा। लेकिन आखिरकार ब्रिटिश और गोरखा सेना की संगठित ताकत के सामने बेगम के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा और लखनऊ फिर से अंग्रेजों के हाथ में चला गया। हार के बावजूद बेगम का जज्बा कम नहीं हुआ था, है ना? ने उन्हें संदेश भेजा। क्या संदेश? कि 1 लाख रुपए सालाना पेंशन ले लीजिए और शांति समझौता कर लीजिए। अच्छा, पेंशन का ऑफर? हाँ, लेकिन बेगम ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। रोजी लेवेलिन जोन्स लिखती हैं कि उन्होंने इसे तिरस्कार के साथ खारिज कर दिया। उनका लक्ष्य साफ था, पेंशन या समझौता नहीं, बल्कि आजाद अवध। बिल्कुल। तो लखनऊ पर कब्जा बरकरार न रख पाने के बाद उन्हें मजबूरन शहर छोड़ना पड़ा। कहाँ गईं फिर वो? वो अपने बेटे बिरजिस कद्र, बचे हुए वफादार सैनिकों और समर्थकों, जिनमें कहते हैं नाना साहब भी शामिल थे, उनके साथ उत्तर की तरफ नेपाल की सीमा की ओर बढ़ गईं। नेपाल में पनाह लेना भी आसान नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। राणा जंग बहादुर, जिन्होंने अभी अभी अंग्रेजों की मदद की थी, वो शुरू में हिचकिचा रहे थे उन्हें शरण देने में। आखिर वो अंग्रेजों को नाराज नहीं करना चाहते थे। ये तो है। लेकिन कुछ समय बाद शायद मानवीय आधार पर या किसी और वजह से उन्हें नेपाल में रहने की इजाजत मिल गई।
कुछ स्रोत बताते हैं कि वो नेपाल के तराई इलाके के हल्लौर में रहीं। हाँ, जबकि विकिपीडिया जैसी जगहों पर काठमांडू का जिक्र मिलता है। जगह चाहे जो भी हो, असल बात ये थी कि अवध की बेगम अब अपने वतन से दूर निर्वासन का जीवन जीने को मजबूर थीं। और नेपाल में रहते हुए भी उनका संघर्ष रुका नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों ने कई बार उन्हें और उनके बेटे बिरजिस कद्र को माफी और अच्छी खासी पेंशन के साथ भारत लौटने का प्रस्ताव दिया। लेकिन बेगम ने हर बार इनकार कर दिया। हर बार उनकी एक ही शर्त थी, अवध को उसकी पुरानी हैसियत में लौटाया जाए। वो अंग्रेजों की शर्तों पर लौटने को तैयार नहीं थीं। ये उनकी गजब की इच्छा शक्ति दिखाता है। निर्वासन के दौरान भी उनका अपने लोगों और अपनी पहचान से जुड़ाव बना रहा। कहते हैं कि उन्होंने काठमांडू में एक मस्जिद बनवाने में मदद की थी। हाँ, जिसे आज भी हिंदुस्तानी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। लंबे निर्वासन के बाद 7 अप्रैल 1879 को नेपाल में ही उनकी मृत्यु हो गई। और शायद सबसे दुखद बात यह है कि उन्हें काठमांडू में जामा मस्जिद के पास एक अनाम गुमनाम कब्र में दफना दिया गया। हाँ, वो रानी जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को चुनौती दी थी, उसका अंत इस तरह गुमनामी में हुआ, ये सोचना भी अजीब लगता है। हाँ, ये वाकई एक विडंबना है। लेकिन उनकी कब्र भले ही गुमनाम हो, उनकी विरासत गुमनाम नहीं रही। सही बात है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में उन्हें एक बहादुर नायिका और ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रतिरोध के एक शक्तिशाली प्रतीक के तौर पे याद किया जाता है। उनका साहस, नेतृत्व और अपनी बात पर अड़े रहने का जज्बा आज भी प्रेरणा देता है। बिल्कुल। और आज़ादी के बाद भारत में उनके योगदान को पहचाना भी गया। 15 अगस्त 1962 को लखनऊ के पुराने विक्टोरिया पार्क का नाम बदला गया। वहाँ उनकी याद में खूबसूरत संगमरमर का स्मारक भी बनाया गया है, जिस पर अवध शाही खानदान के निशान वाली पीतल की पट्टिकाएं लगी हैं। यही नहीं, भारत सरकार ने 10 मई 1984 को उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था। हाँ, और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम ये है कि अल्पसंख्यक समुदायों की प्रतिभाशाली लड़कियों की शिक्षा में मदद के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति शुरू की गई है। अच्छा, ये स्कॉलरशिप भी है? हाँ, जो मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के जरिए दी जाती है। ये उनकी विरासत को जिंदा रखने का एक बहुत सार्थक तरीका है। उनके बेटे बिरजिस कद्र का क्या हुआ? क्या वो कभी भारत लौटे? हाँ, वो लौटे। महारानी विक्टोरिया की गोल्डन जुबली के मौके पर 1887 में ब्रिटिश सरकार ने बिरजिस कद्र को माफ कर दिया और उन्हें भारत लौटने की इजाजत मिल गई। अच्छा, वो कलकत्ता में रहने लगे, लेकिन उनकी कहानी का अंत भी दुखद रहा। क्या हुआ? कुछ ही साल बाद कलकत्ता में ही अपने एक रिश्तेदार के यहाँ दावत खाने के बाद रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। कहते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था। ओह, वाकई एक त्रासद कहानी का बहुत दुखद अंत। हाँ, बेगम हजरत महल ने खुद अपने जज्बात कुछ पंक्तियों में बयां किए थे, जिनका जिक्र एक स्रोत में मिलता है। हाँ, वो पंक्तियां। वो रुतबा पाए थे हमने वतन में, उसी की बदौलत हुई ये लड़ाई। अदू मन के आए जो थे दोस्त अपने, न थे जिसकी उम्मीद की वो बुराई। इन पंक्तियों में कितना दर्द है। अपने वतन के खोए हुए रुतबे का दर्द, दोस्तों द्वारा दिए गए धोखे का जिक्र, और शायद अंग्रेजों के साथ जो शुरुआती रिश्ते रहे होंगे और बाद में वो दुश्मन बन गए, उसका इशारा है। हाँ, उनके संघर्ष, उनकी पीड़ा और उनके नजरिए को खूबसूरती से सामने रखती हैं ये पंक्तियां। बिल्कुल। तो ये थी कहानी बेगम हजरत महल की, फैजाबाद की एक गुमनाम लड़की से अवध की बेगम बनने तक, फिर एक शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करने, और आखिर में निर्वासन में गुमनामी की मौत मरने तक का एक अविश्वसनीय सफर। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ राजाओं और जनरलों का नहीं होता। ये हमें अटूट साहस, मुश्किल हालात में उभरने वाले नेतृत्व और अपनी अस्मिता के लिए लड़ने के जज्बे की याद दिलाती है। बिल्कुल, भले ही मुख्यधारा के इतिहास ने उन्हें लंबे समय तक वो महत्व न दिया हो जिसकी वो हकदार थी, हाँ, उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं। और यहाँ एक बात सोचने पर मजबूर करती है। जब हम बेगम हजरत महल जैसी उन शख्सियतों को याद करते हैं जिन्हें अक्सर इतिहास के हाशिए पर रख दिया जाता है, तो क्या 1857 के विद्रोह या भारत के अतीत को लेकर हमारी समझ कुछ बदलती है? क्या हमें किरदारों की विविधता का एहसास बेहतर होता है? हाँ, या शायद ये सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि उनके शाही जीवन की वो चकाचौंध और फिर एक गुमनाम कब्र में उनके अंत के बीच का ये जो गहरा विरोधाभास है, हाँ, को के बारे में क्या सिखाता है, ये सोचने वाली बात है।